हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी कैसे होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे पूरी लगन के साथ और ऐसे ही करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, रोज़ की बात आज भी हम जो आपका 2020 का सेट सेकंड है, इसका संकेतांक है 346 XT। उसमें हमने कल 1 से 3 तक प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए थे और आपने पसंद भी किए और आगे अपने साथियों को भी हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम को आप इस तरह प्रमोट करते रहिए ताकि अपने साथियों की अच्छी तरह से आप मदद भी कर सकेंगे और उनके अच्छे मार्क्स भी आ सकेंगे। तो आज हम आगे शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर और वो क्वेश्चन है आपका चार क्वेश्चन में जो है, जो आपके पहले का और खा दो क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके गेट से संबंधित हैं। तो का और खा जो क्वेश्चन है उनको हम छोड़ देंगे, सिलेबस में आपके नहीं है। अब हम बात करते हैं चार का प्रश्न में कहा गया है किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। किरचॉफ के नियम आप जानते हैं अच्छी तरह से, उनको हम किस तरह से यहाँ उनकी व्याख्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी शब्द। ये हो गया उत्तर नंबर 4 ग। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, इसके दो नियम है। कौन कौन से? प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो पहले नियम के बारे में हम आपको बताएंगे कि पहला नियम क्या होता है। बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आपको बताएंगे। प्रथम नियम या धारा का नियम कह सकते हैं, धाराओं का नियम या संधि का नियम, संधि का नियम। तो आपका यहां पर 3 नामों से जाने जाते हैं इसको। प्रथम नियम को क्या कहेंगे? धाराओं का नियम या संधि का नियम। तो प्रथम नियम में जो आपकी जो है किरचॉफ का, वो क्या है? किरचॉफ ने ये बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एक बार फिर समझ लें, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात सिग्मा i बराबर 0। अब हम इसे किस तरह से कर सकते हैं? सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, i मतलब सभी धाराओं का। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे चालक तार हैं। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसके लिए ये आपके चालक तार हैं 1 2 3 4 5, 4 चालक तार हैं और ऊपर ये सभी क्या है, इनमें बहने वाली धाराएं इस तरह से हैं। प्रवेश करने वाली धारा I1, I2, I3 और बाहर निकलने वाली धारा I4 और I5 है। तो अब यहां पर देखिए, ये सभी धाराएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उनका मान प्लस का होता है और जो संधि से दूर जाती हैं उनका मान जो है वो माइनस का होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 चालक तार हैं जिनमें बहने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4 और I5 हैं। तो संधि की ओर कौन कौन सी जा रही है? I1, I2, I3, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस जो बाहर जा रही है उनको माइनस लगा दो, माइनस संधि से दूर जा रही है बराबर 0। इसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो I1, I2, I3 बराबर हो जाएगा I4 प्लस I5। ये जो है आपका किरचॉफ का पहला नियम हो गया।
ये नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्यों क्यों करता है? क्योंकि आवेश का प्रवाह का मतलब क्या है? धारा का प्रवाह। जितना यहाँ पर आवेश प्रभावित होगा उतना ही, जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी बाहर निकलेगी, जितना आवेश इसमें प्रवेश करेगा उतनी बाहर निकलेगा। तो इसलिए क्या है, इसमें हम आवेश का संरक्षण होता है, इसलिए हम आरक्षण संरक्षण के नियम पर ही आधारित कह सकते हैं इस नियम को। ये तो हो गया आपका प्रथम नियम, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम द्वितीय नियम की ओर चलते हैं। द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम देखिए, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते हैं। द्वितीय नियम को किस किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसे हम द्वितीय नियम, दूसरा नियम, द्वितीय नियम, या इसे हम वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, या पास का नियम कहते हैं, पास का नियम। इन तीन नामों से इसको हम जानते हैं। कौन सा? वोल्टता का नियम, द्वितीय नियम, वोल्टता नियम, या पास का नियम। पास का नियम, इसमें क्या क्या बताया गया था? किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफलों का बीजगणितीय योग है वो उनमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार आप फिर समझ लीजिए, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में लगी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल है उसका बीजगणितीय योग प्रत्येक खंड में या उस खंड में या उस पास में लगे विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात धारा I हो गई, प्रतिरोध R हो गया, कुल सिग्मा E के बराबर। ये विद्युत भाग बल जितने हैं उतना का योग हो गया। इधर क्या? धारा और प्रतिरोधों का जितना भी योग है उस पास में लगे हुए। इसको हम विस्तार से कैसे समझाते हैं? देखिए, बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं एक चित्र के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक हम बंद पास बनाएंगे परिपथ को लेकर के। यहाँ पर एक बाहरी प्रतिरोध भी हम लगा देंगे इस तरह से। ये आपका प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ये आपका E1 विद्युत भाग बल का एक सेल है, ये आपका E2 विद्युत भाग बल का एक सेल है, और E1 सेल से निकलने वाली जो विद्युत धारा है वो I1 है, और E2 सेल से निकलने वाली जो धारा है I2 है। ये दोनों धाराएं संधि पर मिलेंगी और मिलने के बाद क्या होगा, ये मिलकर के दोनों कहाँ जाएंगी, इस ये प्रतिरोध है इसमें दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद फिर जाएंगी यहाँ पर इस संधि पर, फिर अपने अपने परिपथ में चली जाएंगी। ये आपका I2 हो गया। इन प्रतिरोधों को हम इसको R1 लिख लेते हैं, इसको R2, इसको R3। ठीक है, तो इसमें क्या है, चित्र के अनुसार इसमें क्या है, E1 क्या है, विद्युत भाग बल का एक विद्युत सेल है, और E2 क्या है, दूसरा एक विद्युत भाग सेल है, जिनके साथ लगे हुए प्रतिरोध R1, R2 और एक प्रतिरोध जो है R3 है। E1 प्रतिरोध से निकलने वाली धारा I1 और E1 सेल से निकलने वाली धारा I1 और E2 सेल से निकलने वाला धारा I2 है। जब यहाँ पे मिलती हैं संधि पर तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, R3 में जाती हैं। ठीक है, तो I1 प्लस I2 धारा इसमें जाएगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये संधि बढ़ती है, इस संधि पर ये क्या करेंगी, ये धारा जो है I1 अपने सेल की ओर चली जाएगी, I2 अपने सेल की ओर चली जाएगी।
ये धाराएं साथ साथ तो चलती हैं लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, जब भी जाएंगी वो अपने सेल की ओर ही जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बंद पास कैसे बनाते हैं, इसके हम नाम निकले ABCDEF, ठीक है। तो यहाँ पर बंद पास कितने बन गए, ABEFA, चाहे यहाँ से ले लो कहीं से भी ले सकते हो आप। इधर क्या बंद पास हो गया, VCDEV, दो बंद पास है। हमने क्या बताया, हमने ये बताया ये वैद्युत परपथ आपका हो गया। वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास में जो खंड है, ये खंड हो गया, ये खंड हो गया, इस खंड में बहने वाली धारा क्या है, I1 है और प्रतिरोध I1 है, अर्थात इन दोनों का अपना कितना हो गया, I1 R1, और इसमें क्या हो गया, I2 R2 हो गया। ऐसे यहाँ पर I1 + I2 × R2। तो इन सभी का जो जोड़ है वो क्या है, इनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर, अर्थात E1 और E2 के योग के बराबर होगा। अब ये किस तरह से होगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए पहला बंद पास लेते हैं, बंद पास ABEFA में हमने पास की दिशा कौन सी ली है, ABEFA, ऐसे ऐसे लिया है। तो इस दिशा में जितने भी धाराएं बहेंगी वो सब आपकी प्लस में होंगी, और इसके विपरीत दिशा में अगर कोई धारा बह रही है या विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल है तो वो हमेशा माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम चलेंगे तो देखो ये धारा क्या है, इधर आ रही है पास में, इधर क्लियर है, तो ये माइनस क्यों होगी, अर्थात I2 और R2 का गुणनफल जो माइनस का होगा। ये फिर इधर आइए, देखो ये क्या है, ऐसे ही पास ले रहे हैं, इसी दिशा में धारा जा रही है, तो ये I1 और R1 का जो गुणनफल है वो आपका प्लस का होगा, अर्थात I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर। अब देखिए जो इस पास की दिशा में सेल धारा दे रहा है, अर्थात E1 इसी दिशा में है तो इसका मान प्लस में होगा, और ये पास क्या है, इस दिशा में दे रहा है, पास ऐसा है और ये धारा दे रहा है दिशा में, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो माइनस का होगा। ठीक, शायद आपकी बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब हम दूसरा बंद पास लेते हैं, बंद पास कौन सा, VCDEB में देखिए इसमें जो बहने वाली धारा ऐसा पास ले रहे हैं और इसी दिशा में धारा बहेगी तो ये दोनों मान प्लस के होंगे। इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I2 R2 प्लस I3 में क्या है, I2 I1 दोनों बहेंगे बराबर। अब इसमें क्या है, केवल एक सेल लगा हुआ है और जो भी पास की दिशा में धारा दे रहा है, इसका मतलब इसका मान प्लस में होगा। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि ये किरचॉफ का नियम इस तरह से वैरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अक्सर काफ़ी पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, बहुत आसान है। इसको देख लीजिए सभी स्टूडेंट ध्यान से। अगला प्रश्न है चार घाव। चार घाव में हम क्या देख रहे हैं, चार घाव में कहा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, एक प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के जो नियम हैं वो हम आपको पिछले सेट में करा चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में ये कहा एक प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। स्वप्रेरकत्व गुणांक जो है वो क्या होता है, L होता है। L की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किस तरह से, एक कोई प्रणालिका है, प्रणालिका आप जानते हैं जैसे ये है, एक गत्ता है, इस तरह से हमने बेलनाकार रूप में मोड़ लिया, मोड़ने के बाद उस पर हमने पतले पतले तार लपेट दिए। तार लपेटने के बाद हम क्या करते हैं,
तो कुछ तरह से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। एक हमने दफ्ती ले ली, गत्ता ले लिया, बेलनाकार मोड़ दिया उसको, और फिर ऐसे इस पर हमने क्या किए, पतले पतले तार इस पे लगा दिए। तो आप देख रहे हैं तार यहाँ से आ गया, इसको हमने प्लस से बैटरी से, ये माइनस से जोड़ दिया इस तरह से। और तो इसमें क्या होगा, ये धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये कहलाएगी धारावाही प्रणाली का, समझ गया। इसके सिरे का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, इसकी पूरी लंबाई जो है वो एल है, ठीक है। तो धारावाही उनका समझ लीजिए, एक हमने बेलनाकार दफ्ती का लेकर के मोड़ लिया इसके लिए, और इसमें पतले पतले तांबे के तार हमने लपेट दिए। एक सिरे को बैटरी के धन से और दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, और जिस तरफ धारा प्रवेश करती है वो आपका एस ध्रुव होता है, जिससे बाहर निकलती है वो एन होता है। तो ये क्या करेगी, जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी चुंबक की तरह कार्य करेगी। तो ये धारावाही प्रणाली का इस तरह से आपकी होगी। इसी का हमें क्या करना है, प्रेरकत्व तो ज्ञात करना है, एल का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा देखिए, इसको मिटा देते हैं। माना धारावाही परिनालिका की लंबाई L तथा इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, या अनुप्रस्थ, इसका अनुप्रस्थ ऐसे बोलेगा, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए, और इसमें तारों के फेरों की संख्या, तारों के फेरों की संख्या कैपिटल एन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब तारों में विद्युत धारा प्रभावित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो पहले आप चुंबकीय क्षेत्र आपको V ज्ञात करना किस तरह से होता है। तो धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर जो होगा आपका म्यू 0 N I होता है। म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। N जो है एकांक, जो धारावाही प्रणालिका है उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, अर्थात स्मॉल n का जो मान है कैपिटल N बटे L ये बराबर होता है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो V बराबर क्या होगा, म्यू 0 N I अपान में N, ये आपका निकल गया यहाँ से। अब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से वहां पर चुंबकीय फ्लक्स भी होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, प्रत्येक फेरे से पहले हम एक फेरे का निकालेंगे, फिर n फेरों के लिए निकालते हैं। तार के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये होता है आपका फाई V बराबर VA, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दो, V की वैल्यू क्या है यहां से, ये आपका म्यू 0 N I अपान में A, तो म्यू 0 N I अपान में L और इंटू A। अब यहाँ पर क्या है, जो फेरों की संख्या है n है, तो n फेरों से क्या हो जाएगा, तार के n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये आपका n फाई V, यानी कि ये हो जाएगा आपका n से n की गुणा हो जाएगी, तो ये म्यू 0 N स्क्वायर I A अपान में L हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्वप्रकत्व है उसकी परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व L बराबर n फाई V अपान में I,
ये होता है सूत्र इसका। तो L बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, N फाइव बी की वैल्यू कितनी है, म्यू जीरो N स्क्वायर आई ए अपॉन में आई से आई कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपको सूत्र प्राप्त हुआ म्यू जीरो N स्क्वायर ए अपॉन में L कहाँ चला गया, L तो रह गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका L भी होगा इस तरह से। ये तो आपका जब है जब धारावाही प्रणालिका के बीच में वायु हो, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ भरा हुआ है उसके बीच में और उस पदार्थ का जो आपका चुंबकशीलता है वो आपकी म्यू जीरो की जगह पे म्यू हो जाएगी। तो आप देख लें ऐसा तरीके से इसको, ठीक है। इसको और आगे अगर पदार्थ के बारे में पूछता है, पूछा नहीं गया, फिलहाल बता दे रहे हैं आपको, यदि प्रणालिका के भीतर कोई धातु रखी है जिसका जिसकी चुंबकशीलता म्यू है, तो क्या करेंगे यहां से L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू N स्क्वायर ए अपॉन में N। इस तरह से आप ये कर सकते हो इसमें। तो आप बिल्कुल एकदम अच्छी तरह समझ लीजिए, धातु के बारे में बात करें तो यहाँ म्यू जीरो की जगह पर आप म्यू लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है 4 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। आपको पता है अच्छी तरह से कि जब कोई अल्फा कण यानी आवेशित कण किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होता है, और उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है उसका ये सूत्र होता है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, इसमें r बराबर होता है mv अपॉन qb, ठीक है। अब यहाँ b क्या है, कांस्टेंट रहना है क्योंकि समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फा की, दोनों की बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर, सबसे पहले इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रोटॉन की त्रिज्या की बात करेंगे, देखिए प्रोटॉन की त्रिज्या ये हो जाएगी r अल्फा, मास हो गया m अल्फा, और ये आपका वेग हो गया v अल्फा, और आवेश हो गया q अल्फा, v समान रहेगा। तो यहाँ अब क्या आएगा, प्रोटॉन है तो p आना चाहिए, अल्फा कहाँ से आ गया, तो गलत हो गया। प्रोटॉन है तो p आएगा ना, यहाँ सब जगह p आ गया। अल्फा कण की त्रिज्या, अल्फा कण की त्रिज्या ये आपको मिल जाएगी r अल्फा, तो यहाँ मास होगा m अल्फा, और इसका वेग हो गया v अल्फा, यहाँ होगा q अल्फा, और b समान है, ठीक है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या करना है, अर्थात हमको क्या करेंगे, हम भाग दे लेते हैं। देखिए rp बटे में r अल्फा, तो क्या हो गया, rp का मान कितना है, mp vp अपान में क्या हो गया, यहाँ से qp p गुणा, ये इसके बटे में आएगा कि उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया q अल्फा v अपान में हो गया
एम अल्फा वी अल्फा, तो ये कट गया इससे। आप इस तरह से लिख सकते हैं इनको। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है इसमें अल्फा और किसमें प्रोटॉन की त्रिज्याओं के अनुपात चाहिए, और यहां पर हम इसका उल्टा कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। आर अल्फा बराबर हो गया यहां से क्या, एम पी अपान में एम अल्फा गुणा वी पी अपान में वी अल्फा गुणा क्यू अल्फा अपान में क्या हो जाएगा क्यू पी। इतना अब देखिए क्या करना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे चेंज ही कर लीजिए पहले से, दिक्कत आ जाएगी फिर आपको। आपका ये कहाँ से हो गया, ये समस्या है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप कहेंगे ये समस्या कहाँ से आ गई। देख लीजिए यहाँ से अल्फा और उसमें चाहिए आपको प्रोटॉन के बीच में, तो आर अल्फा पी, यहाँ पे एम अल्फा बी अल्फा क्यू अल्फा, यहाँ से आपका हो गया क्यू पी और यहाँ पर हो गया एम पी बी पी, तो हो गया एम अल्फा बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ हटा दीजिए ये ठीक है, एम अल्फा बटे में एम पी, बी अल्फा बटे में बी पी, और यहाँ पर क्यू पी अपान में क्यू अल्फा, ये तो यहाँ से आप अल्फा ले लीजिए, यहाँ से पी ले लीजिए। एक बार फिर समझ लें, आप कंफ्यूजन चले गए होंगे। आपको बता कर की त्रिज्या आपको आर बराबर क्या है, एम बी अपान क्यू बी है, तो यहाँ से प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पी होता है तो सब जगह पी पी लगा दीजिए। अल्फा कण की बात करेंगे तो सब हर जगह क्या करेंगे, अल्फा लगा दीजिए बी को छोड़ करके। अब हमें निकालने का सवाल में कह रहा है कि अल्फा कण और प्रोटॉन की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो अल्फा के ऊपर रखना है और प्रोटॉन के नीचे रखना है, तो इसमें भाग दे देंगे, अल्फा का मान रख लिया हमने ये वाला, और ये आपका आरपी का मान रख लिया, इस तरह से सूत्र आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं एम अल्फा और एम पी चाहिए, बी अल्फा और बी पी चाहिए, और क्यू पी अपान में क्यू अल्फा चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं यहाँ से, आपको पता है जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का लगभग 4 गुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का लगभग 4 गुना होता है, अर्थात हम कह सकते हैं यानी कि एम अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4, लगभग का चिन्ह लगा दीजिए लगभग 4 पी एम पी, ये तो ये हो गया। अब आवेश की बात करते हैं, आवेश दोगुना होता है अल्फा कण का, तो यहां से क्या होगा अल्फा कण पर आवेश, अर्थात ये क्यू अल्फा जो है बराबर होगा 2 क्यू पी, यानी प्रोटॉन का दोगुना हो गया है, आपको पता अच्छी तरह से। और वेगों का अनुपात आपको दिया हुआ पहले से ही, वी अल्फा बटे में वी पी बराबर आपको दिया है, आपको इसमें 1:3, अर्थात 1/3 कर सकते हैं आप इसे। ये सारे मान क्या करते हैं यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आर अल्फा बटे में आर पी बराबर एम अल्फा बटे एम पी, एम अल्फा का मान कितना है 4 एम पी के बराबर बटे में एम पी ऐसे रहने दीजिए गुणा बी अल्फा बटे बी पी कितना है आपके पास 1/3 गुणा, यहाँ पर आवेश की बात करो क्यूपी का, क्यूपी रहेगा क्यू अल्फा की जगह पे 2 क्यू पर रख दो, तो क्यूपी बटे में 2 क्यू पी, ठीक है। इससे देखो ये कट गया, ये आ जाएगा, यहाँ से एम पी कट गया, ये 2 से काट लो 2 दूनी 4, तो आपका ये आर अल्फा बटे में आर पी बराबर हो गया 2/3, अर्थात इनकी त्रिज्याओं जो अनुपात है 2:3 का अनुपात आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
कुछ है थोड़ी, खाली सूत्र लगा करके ऊपर नीचे रख देना। आप देख सकते हो तो आसानी से इसको। इसके बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आगे, इसको साथ साथ समझ लेंगे अच्छी तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रदरफोर्ड से संबंधित है, रदरफोर्ड के मॉडल से संबंधित है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता, बहुत अच्छा लीजिए है। यह है 5 का, तो उत्तर 5 का, ठीक है। इसमें क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा पैटर्न के द्वारा क्या करना है आपको, परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा पैटर्न प्रयोग बहुत आसान है। एक कक्षा 8 में भी है और कक्षा 9 में भी है, आपने पढ़ा होगा लेकिन आप भूल गए होंगे, फिर भी हम आपको यहाँ से याद दिलाते हैं। इसमें क्या किया, रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या की, एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पतली पन्नी पर, जिसको हम सोने का पत्र या परमाणु कहते हैं, उस पर जब तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार कराई, बौछार कराने के बाद उन्होंने इसका निरीक्षण किया तो क्या पाया वो हम आपको बताते हैं। या का स्वर्ण पत्र है और इस स्वर्ण पत्र क्या किया, इन्होंने अल्फा कणों की बौछार और बौछार कराने के बाद उन्होंने इस तरह से देखा, ये अल्फा कण कुछ सीधे चले गए इस तरह से, और कुछ अल्फा कण जो है यहाँ बीच में जाने के बाद विच्छेदित हो गए जब गैस के। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से एक अल्फा कण आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से आप, ये आपके अल्फा कण है, यहाँ से इनको हम तीव्रगामी कह सकते हैं, तीव्रगामी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने सोने की पतली पन्नी लेकर के उस पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार कराई। तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सही तरीके से। जब उन्होंने अल्फा कण की बौछार कराई तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे हैं कि इसके मध्य भाग को बिना स्पर्श किए हुए अपने माध्यम में वापस लौट आते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे हैं कि जो इसको आर पार भेजते हुए निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो इसको मध्य भाग से दूर हट जाते हैं, अर्थात विचलित हो जाते हैं। अब इन तीनों घटनाओं के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष क्या है, इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले 3 घटनाओं से। निष्कर्ष नंबर 1, 2 और 3। पहला निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो अल्फा कण मध्य भाग को बिना स्पर्श किए हुए अपने माध्यम में वापस लौट आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का मध्य भाग जो है वो ठोस होता है। ये भाग कैसा हमने बताया कि भाग ठोस है, ठीक। कुछ अल्फा में क्या है, इसको भेजते हुए आर पार निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस मध्य ठोस भाग के चारों तरफ क्या है, रिक्त स्थान है, तभी जा पाएंगे आर पार। कुछ अल्फा कण क्या है, मध्य भाग को बिना स्पर्श किए हुए अर्थात उससे दूर हट जाते हैं, अर्थात विचलित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे भी पता चलता है जो परमाणु का मध्य भाग जो ठोस है वो धनावेशित है। धनावेशित कैसे पता लगा आपको, क्योंकि अल्फा कण पर भी प्लस आवेश होता है, और जब प्लस आवेश होगा तभी प्रतिकर्षण लगेगा वहां पर। तो ये 3 चीजों ने बता। इसके दौरान उन्होंने क्या किया, नाभिक की खोज की। नाभिक की खोज में क्या बताया उन्होंने कि परमाणु का
वह मध्यभाग जो ठोस और धनाभिषिक्त होता है नाभिक कहलाता है। ये आपका जो रदरफोर्ड का प्रोनोन मॉडल था। आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही तरीके से मैंने आपको बताया। और अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का खा जो है वो आपका ट्रांजिस्टर से संबंधित है और एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं यहीं पर। तो 5 खा हम नहीं कराते हैं, 5 गा की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें कहा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपको यहाँ बताया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका 5 गा का उत्तर। पांच गा, ठीक है। 5 गा में क्या कहा है, 5 गा में उन्होंने बताया कि LCR एक सर्किट है जिसमें इस तरह से बना लेते हैं। N एक प्रेरकत्व हो गया और ये C जो है संधारित्र की धारिता हो गई और ये आपका प्रतिरोध R, और इनको हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया ऐसे करके। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है आपका और इस तरह से हम इसका परिपथ बना लेते हैं। इसका वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये सिरे हैं इसके, यहाँ पे ये आपका प्रेरकत्व L है और ये संधारित्र की धारिता C है और ये आपका प्रतिरोध आपका R है। तो जो आपका प्रेरकत्व है इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो आपका BL, वोल्टेज तो B होता लेकिन L है इसलिए L हो गया। इसके सिरों के बीच, धारिता के सिरों के बीच VC वोल्टेज हो गया और चाहे तो बिंदु लिख लीजिए A B C D करके, और R के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो भी R है, ठीक बात। चूंकि श्रेणी क्रम में है इसलिए इसमें जो धाराएं हैं वो आपको समान रहेंगी। तो एक बार समझना इस तरह से, LCR एक परिपथ है जिसको हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद प्रेरकत्व L के सिरों के बीच जो वोल्टेज है VL, धारिता C के बीच वोल्टेज है आपका जो VC है, और प्रतिरोध R के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो VR है। अब इनमें संबंध क्या होता है, संबंध इसमें आपने पढ़े होंगे अच्छी तरह से कि LCR परिपथ में जो धारा है और जो वोल्टेज है VR दोनों समान कला में होता था, तो कलांतर नहीं होता है। क्या हो गया इसमें, धारा I तथा विभवांतर VR कैसे हैं, समान कला, ठीक है। अब VL और I के बीच क्या संबंध होता है, धारा I तथा विभवांतर VL, धारा I का विभवांतर VL से कला में 90 अंश कैसी होती है, पश्चिमामी। ये पश्चिमामी होगी 90 अंश। और दूसरे इसमें सी में देखिए, धारा I तथा विभवांतर VC से कला में 90 अंश अग्रगामी होती है। ये बात आप समझ गए।
अग्रगामी पश्चगामी आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब इसको हम एक चित्र के द्वारा दिखाते हैं किस तरह से बनता है। देखिए अग्रगामी पश्चगामी किस तरह से यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा हम दिखाते हैं। देखिए ये आपकी धारा है और वी आर के दिशाओं के बीच विभवांतर क्या है, समांतर में है, तो ये एक ही दिशा में जाएगी इस तरह से, विभवांतर है ही शून्य है। और ये आपका 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। हमने क्या बताया, ये आपका है VC और I के बीच संबंध हमने क्या बताया कि धारा अग्रगामी होती है अर्थात ये पश्चगामी है तो इसकी वैल्यू नीचे की ओर होगी, VC हो गया। BL क्या होता है, अग्रगामी होता है इसकी वैल्यू इसके ऊपर की ओर होगी। 90 अंश का के बीच में तलाता है। तो अब देखिए अगर हम इसका परिणामी निकालें BL और BC का, तो यहाँ पर डायरेक्शन में क्या होगा, BL अंतर BC लिख लो, चाहे VL माइनस BC आप लिख लो, ये हो गया। अब इनका जो VL और VC का जो परिणामी है वो हमने सपोज मान लीजिए, यानी परिपथ का जो कुल वोल्टेज है वो हमने 20 सपोज कर दिया। ये आपका V हो गया और ये I के साथ जो कालांतर है वो फाई है। और इस तरह से यहाँ से हम लंब डाल देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एक ही बात आप सब देखो, एक बार चित्र को समझ लीजिए। धारा I और क्या है आपका जो R के सिरों के बीच वोल्टेज है वो समान कला में, इसलिए एक दिशा में उनको बनाया गया है, कोई कलांतर नहीं है। इनके बीच में क्या है, VC पश्चगामी होती धारा से, इसलिए नीचे की ओर बनाई गई है माइनस दिशा में। 90 अंश पश्चगामी पता है। VL क्या है, ऊपर दिशा बनाया गया क्योंकि इसके साथ ये I के साथ अग्रगामी है अर्थात इसका वैल्यू अधिक है, इससे आगे आगे चलती है, इसलिए इसको ऊपर बनाया गया है। इन दोनों का अगर हम परिणामी निकालें तो BL माइनस VC या BL अंतर BC ले सकते हैं इनको। तो जो वैल्यू इतने भाग की है वही भाग इतने भाग की है, जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू क्या होगी, इधर होगी। तो अब आप देखिए यहां से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। LCR परिपथ ये देख लो, यदि LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर V है तो क्या होगा, देखिए कैसे निकालते हैं। इसको ले लीजिए आप, एक त्रिभुज टाइप का यहाँ बनता है, देखिए कौन सा, ये इस तरह से OBBR। तो क्या होगा, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हो गया आपका 20 का, आधार आपका है BR प्लस इधर क्या होगा, ये भुजा जितनी होगी उतनी ये होगी, अर्थात BL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, आप ये समझ लिया अच्छी तरह से। अब इनमें हम मान दें VR बराबर क्या है, IR, V बराबर IR होता है सिंपली। VL बराबर क्या है, IXL, जहां XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, और BC बराबर जो है IXC। IXC क्या है, धारकीय प्रतिघात है इस परिपथ की। तो अब देखिए सारी वैल्यू रख दीजिए, तो 20 का बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर वर्ग कर लेंगे इसका, प्लस यहाँ हो जाएगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। अब हम I को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो इसका वर्ग लगते हुए बाहर निकलेगी, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये I स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद हम उसके बटे में ले आते सीधे,
तो बी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस अंदर बचेगा एक्सी माइनस एक्सएल, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। अब देखिए इनका वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, इधर तो वर्ग हट जाएंगे, इधर भी वर्ग हट जाए, इसके वर्गमूल आ जाएगा पूरे का। तो इधर वर्ग हटने के बाद क्या आ जाएगा बी अपॉन आई। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसका रूट आ जाएगा इस तरह से। अब आप देख रहे हैं बी क्या है, पूरे परिपथ का वोल्टेज है और आई कुछ कुल परिपथ की धारा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वी अपॉन आई है पूरे परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है, और पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा क्यों कहा जाता है, इसमें दो चीजें लगी हैं, तो एक्सएल लगा हुआ ये भी प्रतिरोध है, एक्सी लगा है ये भी प्रतिरोध है, और आर भी प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। जब किसी परिपथ में एक प्रतिरोध से अतिरिक्त यानी एक से ज्यादा प्रतिरोध जब लगे होते हैं तो उसे हम प्रतिरोध नहीं कहते बल्कि उस परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, बाधा ही तो है, तो जो बाधा भी बाधा आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। अर्थात जो बी अपान आई है परिपथ की प्रतिबाधा जड़ कहलाती है, वो बी अपान आई के बराबर होती है। इसे यहां रख दीजिए, तो जड़ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सएल की जगह पर ओमेगा रख दीजिए, एक्सी की जगह पर क्या कर देंगे 1/ओमेगा सी रख दीजिए, तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप इस तरह से। तो ये परिपथ का आपका प्रतिरोध आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, कलांतर भी निकालना है। कलांतर कैसे निकालेंगे, देख लो सर ध्यान से। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कलांतर की तरफ बात करते हैं। देखिए भाई कलांतर कैसे निकालते हैं, यदि कलांतर फाई है तो क्या होगा, देखिए tan फाई tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इस कोण के लिए भुजा लंब है और लंब कितना है, जो इतना भाग है वो इतना है, अर्थात इसका जो मान है वो BL अंतर BL माइनस BC के बराबर है। तो ऊपर क्या है लंब आ जाएगा कि BL माइनस BC आ गया, और बटे आधार कितना है इसका BR, ठीक है। BL की जगह क्या रख देंगे हम IXL, आप जानते हैं, और BC की जगह रख देंगे IXC अपान में B बराबर IR होता है, अर्थात BR बराबर IR हो गया। I का मान के काट देंगे तो XL माइनस XC बटे में R, ये आपका कलांतर है। और अगर आगे और बढ़ना चाहें XL जगह क्या रख देंगे ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C और बटे में R। इस तरह से हम इसमें कलांतर और हमने क्या पूछा था इसमें कलांतर और प्रतिबाधा, प्रतिबाधा ही आ गई, कलांतर नहीं था। अगर इस तरह के सब डेरिवेशन नहीं आएगा तो उस पर एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए इनको और इसके संबंधी जितने भी आपके सवाल है वो जरूर आप कर लें। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ये होगा आपका 5 घ, अगला क्वेश्चन आपका घ होगा। तो देखिए किस तरह से हम इसको हल करते हैं। पांच घ में देखिए पहले उसका अथवा देख लीजिए,
5 घा को करने से पहले 5 गा का अथवा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर। 5 गा का अथवा, इसको भी देख लीजिए क्या होगा। 5 गा का अथवा, 5 गा के अथवा में क्या कहा गया है, 10 डायरेक्टर और -5 डायरेक्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या 2 लेंसें की क्षमताएं आपको दे रखी है, एक को हम P1 मान लेंगे, दूसरे P2। जब इनको संयुक्त रूप से रखा गया, संयुक्त बनाया गया, तो उसके बाद में क्या है कि सामने एक वस्तु रखी गई। तो पहले हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्षमता निकालेंगे, उससे फोकस दूरी निकल जाएगा और फिर देखते हैं क्या है। तो पहले लेंस की क्षमता है उसे P1 लिख लेंगे, इसका मान है +10 डी, और दूसरे लेंस की क्षमता उसे P2 लिख लेंगे 5 डी माइनस के। तो संयुक्त क्षमता क्या होगी, संयुक्त क्षमता P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो यहाँ हो गया प्लस का 10 माइनस के 5, तो ये प्लस का 5 आपका डायरेक्टर बचेगा। अब आपको क्षमता जो पता लगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए, संयुक्त फोकस दूरी F बराबर 100/P। हम जानते हैं P बराबर 100/F होता है, तो इसको हम P यहाँ ले आएंगे, आप F यहाँ ले आएंगे। तो 100 में P की वैल्यू कितनी है 5, तो भाग दे देंगे 20 है आपका सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपकी पता लगी। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो ये भी दिया हुआ वस्तु की दूरी दे रखी है, संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी आप जानते हैं U होती है, इसका मान 30 दे रखा है, तो ये माइनस का 30 होगा। आपको पता है वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए U का मान माइनस का यहाँ पर होगा। और क्या दिया है, वस्तु की लंबाई दे रखी है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई आपको O बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। साथ में निकालना क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वो आपको I निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, प्रकृति बतानी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये इतनी चीजें आपको बतानी है। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, पहले तो लंबाई की बात करें, लंबाई कैसे निकलती है, हम जानते हैं अच्छी तरह फार्मूला क्या होता है, आवर्धन m बराबर V/U और I/O के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, V और U चाहिए। आपके पास U है, O है, लेकिन B नहीं है। अगर हम B निकालने किसी तरह से, तो हम आसानी से इस सूत्र को लगा करके इसकी हम लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, दूरी U दे रखी है और फोकस दूरी F दे रखी है। तो लेंस के सूत्र से 1/F बराबर क्या होगा, 1/V माइनस 1/U। तो 1/F का मान 20 और V का मान हमें निकालना ही है, माइनस 1/30 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ले आइए। तो 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/V। इस तरह से हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 60 आ गया, 20 दिया 60 और 3 से गुणा कर देंगे, ये 2 1/V। तो 1/60 बराबर हो गया 1/V। इनकी त्रिज्या गुणा कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो B बराबर है वो 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जब B आ गया तो आप I निकाल सकते हो। देखिए आवर्धन लेंस का होता है M बराबर V/U बराबर I/O। अब ये हमको निकालना नहीं है, तो इनको ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ क्या है, B की वैल्यू 60 रख देंगे, बटे U की वैल्यू माइनस के 30 और I/O की वैल्यू है 2, ठीक है। काट दो इसको, यानी I बराबर हो गया, गुणा कर लेंगे माइनस के 4, ठीक है।
अब ये माइनस की 4 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु जो है ऐसे रखी हुई थी मुख्य अक्ष पे 2 सेंटीमीटर की, और प्रतिबिंब बन रहा है 4 सेंटीमीटर का नीचे। और इस तरह की जो प्रतिबिंब है आपको पता है जब नीचे की ओर बनेंगे तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर का हो गया, तो प्रतिबिंब वस्तु से दोगुना बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 घा। 5 घा देखिए, अब इसको हम मिला देंगे, ये हो जाएगा 5 घा। उत्तर 5 घा। 5 घा का उत्तर क्या होगा, उत्तर ही क्या रहेगी, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं क्या कर दिया है। एक तो लंबाई अनुपात दिया हुआ है, लंबाई अनुपात 3 तार है तो L1:L2:L3 ये दिया है 1:2:3। ठीक है, सॉरी 3:2:1 और द्रव्यमान अनुपात, द्रव्यमान m होता तो M1:M2:M3 ये आपको दिए हुए हैं 1:2:3, 1:2:3 ये आपको दिया हुआ है। अब निकालना क्या है आपको, प्रतिरोधों में अनुपात अर्थात R1:R2:R3 ये आपको निकालना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छी तरह से हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो और प्रतिरोध R के बीच संबंध क्या होता है, R बराबर होता है ρL/A। अगर कोई तार या चालक समान धातु के बने हुए हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा और उनके घनत्व भी समान रहेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं आगे की ओर। किस तरह से हल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है ρL/A। अब लंबाई में तो अनुपात दे रखा है, m आपके पास है नहीं कहीं, तो इस क्षेत्रफल को हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान m हो गया, आयतन हो गया v, घनत्व हो गया d। ठीक, आयतन क्या चीज, 3 चीजें होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या क्षेत्रफल गुणा लंबाई कह सकते हो। तो क्षेत्रफल यहाँ क्या हो गया a और लंबाई हो गई l और d हो गया इसका घनत्व। यहाँ से हमें क्या a का मान रखना, तो a का मान निकाल लीजिए। यहाँ से a का मान हो जाएगा M/LD, a नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ दीजिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा ρL/M/LD, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या आ जाएगा ρL²D/m। तो यहाँ पर देखिए रो ये भी कांस्टेंट है और डी जो है सेम पदार्थ के बने हुए हैं तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, अर्थात रो और डी दोनों कांस्टेंट हैं। तो इस तरह से उनकी जगह पर अंतराल बाकी का चिन्ह ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा L²/m। इसके आधार पर हम इसका सूत्र बना सकते हैं। देखिए कैसे होगा, R1:R2:R3 बराबर क्या हो जाएगा L1²/m1 अनुपात L2²/m2 अनुपात L3²/m3। इन मार्क कीजिए, L1 का मान कितना है, तो यहाँ इसके हिसाब से 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। M1 का मान कितना है यहाँ पर 1 अनुपात L2 का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और M2 का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दीजिए अनुपात L3 का मान कितना है यहाँ पर देखिए, L3 का मान है 1
1 का वर्ग 1 हो गया और m3 का मान यहाँ पर है 3, तो 3 आ गया, 2 से काट दो इसको, ठीक है। अब 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा करेंगे क्या, 2 3 27 और 3 दूनी 6, 3 3 घट जाएगा, 1 बचेगा। तो ये आपका R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बहुत आसान तरीके से आपका आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, ये कंपटीशन में पूछा गया है कई बार और आपके यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देख लें अच्छी तरह से, आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो है 5वें का अंतिम ये क्वेश्चन है 5वां। 5वां क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5वें का वां, देखिए 5वें गुणा में क्या बताया है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है ये बात हम आपको बता देते हैं। विद्युत चुंबकीय क्या है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। एक हम चित्र के द्वारा आपको समझा सकते हैं इस तरह से, देखिए ये एक्स दिशा में मान लीजिए कोई तरंग चल रही है और ये इस तरह से इसके लंबवत दिशा में है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। इस राशि इनके वेक्टर्स कैसे बनाते हैं देखो, बड़ी आसान तरीके से। और इसका हम दूसरा कलर देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। चित्र के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए ये इस दिशा में से कंपन करता है, विद्युत क्षेत्र की राशि है, इसी दिशा में ऊपर नीचे तरह से इस तरह से यहाँ पर भी ये वेक्टर है आपके, ऐसे यहाँ पर भी इस राशि में इसके ये वेक्टर है, इस तरह से ये आपके चुंबकीय क्षेत्र दिशा में कंपन है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। आपको पता है तरंग जब चलती है तो वो अक्ष के लंबवत जो है कंपन करती है, इसके वेक्टर जो है। ऐसे यहाँ पर क्या है देखो, ये विद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र भी है और इसके लंबवत दिशा में क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। तो अब आप देख रहे हैं ये जो लाल लाल से दिखाया गया है ये आपके विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, ई की दिशा में, और इसके लंबवत दिशा में क्या है लंबवत दिखाया गया, ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है।
तो आप देख रहे हैं इन दोनों वैद्युत क्षेत्र कौन सा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत गति के कारण ही उत्पन्न होती है। ऐसी तरंगों को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होती है ये भी बात आपको बताई जाएगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो इनको उत्पन्न होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और ये कहाँ उत्पन्न होती है ये हम आपको बता रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं आवेशित कणों के जो आवेशित कहना चाहिए त्वरित आवेशित कणों की गति के कारण उत्पन्न होती है। त्वरित से मतलब क्या, उनका वेग बढ़ता हुआ चला जाए तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। अच्छा, इसके बाद में इनके गुण के बारे में बताया गया है। इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए गुण क्या क्या होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है। पहली बात, ये जो है प्रकाश की चाल से चलती है। 3×10⁸ क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। तो ये निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल से चलती है। दूसरी बात, ये जो है कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। क्यों, इनके जो कंपन है वो लंबवत होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इनमें घटना और भी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश के अपवर्तन की, परावर्तन की, ध्रुवण की, विवर्तन की और व्यतिकरण की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। इस तरह से ये आपके हमने गुण बताए, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया और ये चित्र के द्वारा बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो प्रिय छात्रों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार कीजिएगा और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और इन सभी वीडियोस को और हमारे चैनल को, इसका नाम है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम को आप प्रमोट भी करेंगे, उसका लिंक शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू आज के लिए।